हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारी इससे इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में अध्ययन किया। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोई भी संस्कृति होगा, कोई भी सभ्यता होगा, तो निश्चित तौर पे उसके सामाजिक जीवन के बारे में, उसके राजनीतिक जीवन के बारे में, उसके आर्थिक जीवन के बारे में, उसके धार्मिक पक्ष के बारे में जानना जरूरी होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक लिपि है। वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए जो भी हड़प्पा सभ्यता के जिन पहलुओं के बारे में जानकारी हमको मिली है, वह केवल उत्खनन के आधार पे जो सामग्रियां मिली है उसी के आधार पे उसके बारे में हमको पता है, वही आपको यहां हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां तक हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात है, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार के बाद हम अध्ययन करेंगे जो परिवार था कैसा था, मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था। परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दास प्रथा के बारे में भी देखेंगे, क्या सैंधव समाज में दास प्रथा विद्यमान थी? जैसा कि कुछ विद्वान जैसे मार्शल हुए, वो मार्टिमर व्हीलर हुए, गार्डन चाइल्ड हुए, ये लोग कहते हैं कि सैंधव समाज में दास प्रथा का भी अनुमान था। हम उसके खान पीन की भी चर्चा करेंगे, भोजन की भी चर्चा करेंगे, मनोरंजन की भी चर्चा करेंगे। तो सारे पहलुओं को हम एक एक अध्ययन करते हैं। देखिए, हम शुरुआत सामाजिक जीवन से कर रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में देखिए, जो सैंधव समाज था, सैंधव समाज की भी जो मुख्य इकाई थी वह क्या थी? समाज की परिवार थी। सैंधव समाज की जो मुख्य इकाई थी वह परिवार थी। समाज की जो मुख्य इकाई थी परिवार थी। और देखिए, सैंधव सभ्यता के जो स्थल थे, वहां से जितनी भी खुदाइयां हुई है, पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं, उनमें नारी मृण मूर्तियों का, नारी जो मिट्टी की मूर्ति हैं, उनकी सर्वाधिक संख्या मिली है। नारी मूर्तियों का सर्वाधिक संख्या में मिलना यह बताता है कि जो वहां का समाज था विशुद्ध रूप से क्या था? मातृसत्तात्मक था। पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। प्रमाण के तौर पे क्या देंगे? प्रमाण के तौर पे आप देंगे बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिलने के कारण। देखिए, जितना भी आप इतिहास में एक शब्द बोलिए, एक लाइन बोलिए, बिना एविडेंस के आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बताना है। और एक आप ऐसे समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसके लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मात्र पुरातात्विक उत्खनन के आधार पे जो सामग्री मिली है, उसी आधार पर हम इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक पक्ष, पतन इत्यादि सारी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला देखिए, जो हड़प्पा समाज था, मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा समाज था वह अभी 4 भागों में विभाजित था। देखिए, वर्ण व्यवस्था जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको आगे जब वैदिक काल पढ़ाएंगे, तो वैदिक काल जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो वहां का समाज था वह क्या था। जो वैदिक समाज था वह पितृसत्तात्मक था। तुलनात्मक पढ़िए, हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक। और देखिए, जो समाज का बंटवारा हुआ था, जो हड़प्पा समाज था 4 भागों में विभाजित था। और उसका एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है? मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसी आधार पर हड़प्पा समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरोहित वर्ग था, जो शासन कार्य में सहयोग करता रहा होगा, शासक वर्ग रहा होगा। पुरोहित का सगी या यही विद्वान वर्ग था। दूसरा वर्ग क्या था? योद्धा वर्ग था, जो सैनिक वगैरह इसी वर्ग में आते थे। तीसरा जो वर्ग था, व्यापारी एवं शिल्पकार थे, जो समाज की आर्थिक गतिविधि थी यही संचालित करते थे। और जो सबसे अंतिम जो वर्ग था वो कौन था? श्रमिक वर्ग था। तो कहने का मतलब है कि जो मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पे सैंधव समाज भी 4 भागों में विभाजित था। पहला विद्वान या पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार, चौथा श्रमिक वर्ग।
देखिए गार्डन चाइल्ड महोदय, मार्टिमर व्हीलर महोदय दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण स्वीकार करते हैं, लेकिन क्योंकि हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए अन्य विद्वान इस बात को मानने से इनकार करते हैं। हाँ, दो विद्वान थे, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, यही केवल दास प्रथा के अस्तित्व की बात स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि सैंधव समाज में भी दास प्रथा विद्यमान थी। इसके बारे में कोई बहुत क्लियर कट ये तर्क नहीं दे पाते हैं, फिर भी कभी कोई पूछ लेता है कि कौन से विद्वान सैंधव समाज में दास प्रथा को स्वीकार करते हैं, तो उत्तर बता दीजिएगा, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। ठीक, आगे देखिए हम इसके परिवार के बारे में पढ़े, हम इसके समाज के 4 वर्ग के बारे में पढ़े। यह समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक था, इसके बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग सैंधव वासियों के भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो सैंधव वासी थे, वह उनका जो भोजन था वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन वो करते थे। अब देखिए इसका एविडेंस क्या है, इसका साक्ष्य क्या है? इसका एविडेंस क्या है, क्योंकि सैंधव स्थलों से गेहूं के प्रमाण मिलेंगे, सैंधव स्थलों से जौ के प्रमाण मिलेंगे, सैंधव स्थलों से बाजरा के प्रमाण मिलेंगे, सैंधव स्थलों से तिल के प्रमाण मिलेंगे, साथ ही साथ अन्य सब्जियों के प्रमाण मिलेंगे। आपको बताए थे अदरक तक के प्रमाण मिलते हैं सैंधव स्थलों से, 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिलते हैं, अदरक के प्रमाण मिलते हैं, खरबूजा के प्रमाण मिलेंगे, तरबूजा के प्रमाण मिलेंगे, जो प्रमाणित करता है कि सैंधव समाज के लोग शाकाहारी भोजन में भी उनकी रुचि रही होगी। साथ ही साथ भेड़ बकरी के प्रमाण, भेड़ पालन करते थे, बकरी पालन करते थे, सुअर के प्रमाण मिले हैं, बत्तख के प्रमाण मिले हैं, मुर्गी के साक्ष्य मिले हैं। यह जो प्रमाण यह बताते हैं कि जो सारे गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, साग सब्जी, मुर्गी, बत्तख, सुअर, भेड़, बकरी के प्रमाण मिल रहे हैं, इसका मतलब जो उनका भोजन है वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। ठीक, तो दिमाग में रखिएगा। देखिए भोजन के बारे में चर्चा हुई। अब हम सैंधव जो निवासी थे किस वस्त्र का प्रयोग करते थे, इसके भी प्रमाण आपके सामने हम लाएंगे। देखिए जो हड़प्पा वासी थे, जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वहां से, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से हमको सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, सूती वस्त्र के वहां साक्ष्य मिलते हैं, सूती कपड़ों का प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ कुछ स्थलों से ऊनी वस्त्रों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इस आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सैंधववासी थे वह ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र का स्पष्ट रूप से प्रमाण है। कहां से प्रमाण है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिला है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक, आगे देखिए इन्हीं स्थलों से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से हड्डियों से बनी सुई के प्रमाण मिलते हैं। हड्डियों से मिली सुई के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि जो उनका रुचि सिलाई कढ़ाई में भी रही होगी। जो सैंधववासी थे सिलाई कढ़ाई में भी वो रुचि रखते रहे होंगे। ठीक, सुई के प्रमाण, सूती वस्त्र के प्रमाण, ऊनी वस्त्र के प्रमाण, ये सारे एविडेंस मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिले हैं। और अगली बात क्या है कि जो सैंधववासी थे उनका वस्त्र की चर्चा हो गई, सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। अब उनके आभूषणों पर थोड़ा चर्चा कर लें। तो जो सैंधववासी थे, स्त्री और पुरुष जो दोनों थे, वो दोनों आभूषण पहनने में उनकी रुचि थी। वह आभूषण सोने का भी होता था, वह आभूषण तांबे का भी होता था, वह आभूषण कांसे का भी होता था। क्योंकि सोने से हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से सोने का बना एक कंगन मिला है। इसका मतलब जो हड़प्पा वासी थे कंगन का प्रयोग करते थे। सोने का हार मिला है, जो वहां की महिलाएं थी गले में सोने का हार पहनती रही होंगी। इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से सौंदर्य प्रसाधन की अनेक सामग्रियां मिली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से काजल के प्रमाण पूछा जाता परीक्षा में। मोहनजोदड़ो से कहां से काजल के प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से काजल के प्रमाण मिलेंगे। यहीं से पाउडर का प्रमाण मिलेगा, यहीं से श्रृंगार प्रसाधन का भी साक्ष्य मिलेगा। और आपको बताए थे जब चनुदड़ों के बारे में आपको पढ़ा रहे थे कि चनुदड़ों से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिलता है। जो महिलाएं प्रयोग करती हैं लिपस्टिक का साक्ष्य भी कहां से मिलता है?
चंदोदड़ों से मिलता है। इसके साथ ही साथ जान लीजिए नौसारों एवं मेहरगढ़ से, नौसारों एवं मेहरगढ़ सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। वहां से मिट्टी की कुछ मूर्तियां मिली हैं जो कि नारियों की हैं, और वहां से नारियों की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं उनकी मांग में जैसे लगता है कि सिंदूर जैसा कोई पदार्थ उनकी मांग में भरा गया था। तो पूछा जाता परीक्षा में कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंदूर का प्रमाण मिलता है, तो सिंदूर का प्रमाण कहां से मिलता है? नौसारों एवं मेहरगढ़ से मिलता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है नौसारों एवं मेहरगढ़, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब कि जो सैंधववासी थे वह आभूषण का प्रयोग करते थे, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रसाधन में काजल का साक्ष्य मिल रहा है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिल रहा है, सिंदूर का साक्ष्य मिल रहा है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो वहां के निवासी थे सौंदर्य प्रसाधन में रुचि रखते थे। ठीक, परिवार की चर्चा हम लोग किए, भोजन की चर्चा किए, आभूषण की चर्चा किए, आगे हम उनके मनोरंजन की चर्चा करेंगे। देखिए सामाजिक जीवन में सारे पहलू आ जाते हैं। अब मनोरंजन की बात करेंगे। मनोरंजन में देखिए जो सैंधववासी थे पासा के खेल से परिचित थे। पासा के खेल में उनकी रुचि थी, क्योंकि हड़प्पा से, जो सैंधव स्थल हड़प्पा है, वहां से मिट्टी की, पत्थर की, कांचली मिट्टी से पासों का साक्ष्य मिला है। इसी से निर्मित पासे वहां बनाए जाते थे। तो पासा के जो साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। और पासे किससे बने थे? मिट्टी से बना था, पत्थर से बना था, कांचली मिट्टी से बना था। और ये पासों की संख्या कितनी है? 7 है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से 7 पासों का साक्ष्य मिलता है जो कि मिट्टी से, पत्थर से और कांचली मिट्टी से निर्मित थे। आगे अभी आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, वहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। स्टेडियम का मिलने का प्रमाण यह है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। पूछा जाता परीक्षा में, कच्छ की खाड़ी में स्थित एक स्थान जूनीकरण है। जूनीकरण से दो स्टेडियम के विस्तृत साक्ष्य मिलते हैं। देखिए लोथल यदि गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, तो जो जूनीकरण स्थल है जो कि कच्छ की खाड़ी में है, अपने विस्तृत स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। स्टेडियम यह दर्शाता है कि जो सैंधववासी थे उनकी रुचि खेल में थी, खेल जैसी गतिविधियों में वो संलग्न होते थे। ठीक, देखिए हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े, अब हम सैंधव समाज के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फिर वही बात अपनी दोहरा रहे हैं कि सैंधव लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। जो भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर मिलती है। जो सामग्री मिलती है उसी आधार पे हम एक अनुमान लगाते हैं। उसी से सैंधव सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप हमारे सामने आता है और हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। देखिए जहां तक राजनीतिक जीवन की बात है कि अनुमानतः एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इतने लंबे वर्ष तक कोई सभ्यता करीब 600 वर्षों तक जीवित थी, तो निश्चित रूप से कोई न कोई शासक वर्ग रहा होगा जो कि इस पूरी सभ्यता को नियंत्रित करता रहा होगा। इतने लंबे समय तक की जो सांस्कृतिक एकता चली है, उस एकता के पीछे एक राजनीतिक शक्ति अवश्य रही होगी जो सांस्कृतिक एकता को इतने लंबे समय तक जीवित रखी थी। देखिए प्रमाण का अभाव है, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में प्रमाण का अभाव है, लेकिन सांस्कृतिक एकता के आधार पर यह एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसी एकता बिना किसी केंद्रीय सत्ता के संभव नहीं थी। और 600 वर्षों तक का जो यह सभ्यता थी, 600 वर्षों तक निरंतर जो यह सभ्यता विद्यमान थी, वह राजनीतिक एकता के ही कारण थी। और इसी राजनीतिक एकता के कारण ही यह सभ्यता इतने लंबे समय तक विद्यमान रही है। देखिए भविष्य में यदि सैंधव लिपि को पढ़ने में सफलता मिलती है तो इसके राजनीतिक जीवन के अनेक पहलुओं पे अपने आप प्रकाश पड़ जाएगा। फिर भी एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो इनका राजनीतिक जीवन था वह कि निश्चित रूप से कोई न कोई राजनीतिक शक्ति वहां विद्यमान थी जो इतने लंबे समय तक सभ्यता को जीवित बनाए रखी। आगे देखिए सैंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से न तो मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, न तो किसी धार्मिक भवन के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, मूर्तियों के प्रमाण मिलेंगे, नानी मंडी मूर्तियां मिलेंगी, अनेक धार्मिक महत्व की सामग्रियां मिलेंगी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तमाम विद्वान कहते हैं कि जो सैंधव समाज था वहां का जो
शासक वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, मंदिर से इसका प्रशासन होता था, वहीं से ये शासित होते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया या मिस्र जैसे भाई मेसोपोटामिया में या मिस्र में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, धार्मिक भवन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर एवं धार्मिक भवन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अतः हम इस मत को सिरे से खारिज करते हैं कि सिंधु जो राजनीतिक जीवन था, जो सिंधु जो एक प्रकार से जो एक राजनीतिक सत्ता थी, वह किसी मंदिर के पास थी। ठीक, आगे हम देखिए। दूसरी बात, हथियारों के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु स्थलों से हथियारों के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सिंधुवासी थे, उनकी रुचि युद्ध में नहीं थी। युद्ध की अपेक्षा उनकी रुचि किसमें थी? उनकी रुचि व्यापार वाणिज्य में थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता का अपने समकालीन अनेक देशों से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से बहुत बृहद रूप से व्यापारिक संबंध था, मिस्र से संबंध था, आंतरिक व्यापार भी खूब होते थे। तो जो सारे तथ्य दर्शाते हैं कि जो सिंधुवासी थे, उनका व्यापार वाणिज्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, बहुत ज्यादा रुचि थी। इसी आधार पे, व्यापार वाणिज्य की अधिकता के आधार पे यह प्रमाण लगाया जाता है कि जो सिंधुवासी थे, जो हड़प्पा का शासन था, वह किसी वणिक वर्ग के हाथ में था। तो देखिए, तो एक हम अनुमान लगाते हैं, बहुत ज्यादा इस पे कुछ अभी कोई नया शोध नहीं हुआ है, सिंधु लिपि नहीं पढ़ी गई है। जब तक सिंधु लिपि नहीं पढ़ी जाएगी, तब तक इसके अनेक जो रोचक जानकारियां हैं हमारे सामने नहीं प्रकाशित हो पाई हैं। क्योंकि उस खननों के आधार पे, अनुमान के आधार पे ही हम सिंधु समाज के बारे में जो हमको जानकारी मिली है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसको पढ़िए, तैयार करिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न इसमें यहीं से बनते हैं। और आगे की जो हमारी क्लास होगी, वो सिंधु आर्थिक जीवन, सिंधु धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।